और सीधे लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। एक ऐसा सिस्टम है जो ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी खुद ही तैयार करता है। साथियों, मुझे मार्च 2024 का वह समय भी याद है जब मैं कलपक्कम में रिएक्टर की कोर लोडिंग का साक्षी बना था। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष की जयंती से लेकर 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है। इसी महोत्सव का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। आज मैं आपसे बीटिंग रिट्रीट की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे खास वजह है। साथियों, आपने देखा होगा यह समारोह अलग अलग बैंड्स की विविध संगीत परंपराओं को दर्शाता है। बीते कुछ सालों से इसमें भारतीय संगीत का समावेश बढ़ा है और ये देश के लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। साथियों, शानदार म्यूजिक के साथ साथ जानदार फॉर्मेशंस का ये कार्यक्रम सबका ध्यान खींचता है। एयरफोर्स बैंड ने सिंदूर फॉर्मेशन बनाया, नेवल बैंड ने मत्स्य यंत्र फॉर्मेशन बनाया, वही आर्मी बैंड के परफॉर्मेंस में वंदे मातरम के 150 साल और क्रिकेट में भारत की सफलता को भी दर्शाया गया। साथियों, बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुने। आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस और उनकी परंपराओं पर बहुत गर्व होगा। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती
जीवंत हो जाती हैं। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखाजी के बाराती कहते हैं। अब लाखाजी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नॉर्थ ईस्ट हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैम्बू की परिभाषा बदल देने से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। साथियों, अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बैम्बू को पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया था और इससे जुड़े नियम बहुत कड़े थे। कहीं पर भी बैम्बू को ले जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में यहाँ के लोग बांस से जुड़े काम धंधे से दूर होते गए। साथियों, साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर किया, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू सेक्टर फल फूल रहा है। लोग लगातार इनोवेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथियों, त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। नागालैंड के दीमापुर और आसपास के इलाकों में
कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैम्बू से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया है। वहां खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें भी हैं जो बांस के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पर काम कर रही है। साथियों, मिजोरम के मामित जिले में ऐसी टीमें हैं जो बांस के टिश्यू कल्चर और पॉली हाउस मैनेजमेंट पर काम कर रही है। मुझे सिक्किम में गंगटोक के करीब लागस्थल बाम्बू एंटरप्राइज टीम के बारे में भी पता चला है। ये बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स बनाती है। साथियों, मैंने यहां पर कुछ ही उदाहरण दिए हैं। देश में बैम्बू सेक्टर की सफलता की यह लिस्ट काफी लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदें। आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके इस प्रयास से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो बैम्बू प्रोडक्ट को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। आज हम अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ने में भी टेक्नोलॉजी का कमाल देख रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे शिक्षा से जुड़े लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत खुश हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। इनमें से कुछ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। 7वीं शताब्दी की गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी हुई हैं। यहाँ आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। अंकों पर आधारित यह ग्रंथ एक ग्रिड के रूप में है। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ अहम पत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। इनसे 1857 में उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों का पता चलता है जो उनके पराक्रम को दर्शाते हैं। जो लोग नेताजी सुभाष के बड़े प्रशंसक हैं, उनके लिए यहाँ नेताजी के जीवन, आजाद हिंद फौज और उनकी स्पीच से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनसे जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। इनमें बीएचयू की स्थापना और हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। यहाँ हमारे संविधान सभा से जुड़े कई अनोखे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच हैं। आपके पास गणित के बहुत ही कठिन सवाल हैं। इन्हें सुलझाने के लिए समय है केवल 4.5 घंटे, यानी वक्त बहुत कम है और कंपटीशन इंटरनेशनल है, बहुत तगड़ा है। ऐसी स्थिति में नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। इस महीने की शुरुआत में फ्रांस के बोर्डो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। मैथ्स में गहरी रुचि रखने वाली स्कूली छात्राओं के लिए यह एक बड़ी प्रतियोगिता थी। यह दुनिया के सबसे सम्मानित प्रतियोगिताओं में से एक है। इस ओलंपियाड में हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की
संजना चाको चेन्नई की, शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की श्रीमोई बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में छठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, संजना ने सिल्वर तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथियों, इस ओलंपियाड के लिए भारत में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत कठिन है। इसका एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पर कठिन चुनौतियों को पार करना होता है। इसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राएं 1 महीने के मैथमेटिक्स ट्रेनिंग कैंप में शामिल होती हैं। यह कैंप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में आयोजित होता है। इस कैंप के आखिर में टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है। इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर ही भारत की टीम चुनी जाती है। साथियों, हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन होनहार बेटियों को सपोर्ट करने के लिए मैं उनके पेरेंट्स की भी सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जनगणना 2027 को सफल बनाएं। साथियों, हमारे देश में खाने पीने की परंपरा सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही है। इसी परंपरा का एक दिलचस्प हिस्सा है भारत की चीज। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी साझा की थी। ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीज के 2 ब्रांड्स को
प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इस उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भारत में चीज की जो विविधता है उस पर भी बात होनी चाहिए। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। आज भारतीय चीज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुरपी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इस चीज की खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है। साथियों, महाराष्ट्र और गुजरात में टोपलीनू पनीर, जिसे सुरती चीज भी कहा जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैंने यहां सिर्फ कुछ नाम लिए हैं, लेकिन हमारे देश में स्वाद की यह दुनिया बहुत व्यापक है। आज इस परंपरा को नई ताकत मिल रही है। अनेक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्तोरां तक पहुंच रही है। आज हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, उसमें भारतीय चीज का उदाहरण हमें आगे की दिशा दिखाता है। मुझे विश्वास है भारत का स्वाद, भारत की परंपरा और भारत की गुणवत्ता दुनिया के लोगों को एक नया अनुभव देगी और भारत से एक नया जुड़ाव भी बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने देश के कई हिस्सों में नववर्ष सहित अनेक पर्व त्योहार मनाए गए। कुछ ही दिन बाद 9 मई को पोचिशे बैसाख के अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। गुरुदेव बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान लेखक और विचारक तो थे ही, उन्होंने कई प्रसिद्ध संस्थानों को भी आकार दिया। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। यह वही इंस्टीट्यूशन है जिसे उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सींचा और संवारा था। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है। मैं मां भारती की सभी वीर संतानों को नमन करता हूं, जिन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की थी। यह समय स्कूली बच्चों की छुट्टियों का भी होता है। मेरा आग्रह है कि वे अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। गर्मियों के इस मौसम में आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, देशवासियों की कुछ नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के
कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले ही कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। अब एक बार भी सब लोग किसानों के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकड़ा है तो उस सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए। और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो, किसी भी कोई भी श्रेणी को हो, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पे मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे। और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है, इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे। और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपये क्विंटल का बोनस दे करके उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे जमीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में दिन में बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता बताता हूं। और मैं बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि 2700 रुपया क्विंटल गेहूं नहीं दे करके 2625 रुपया दे करके बीज का पैसा आप नहीं दे के चोरी कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपये क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। वो 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं। और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। हमारी सरकार किसान प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 2002-03 से लेकर आज तक लगभग 2000 रुपये क्विंटल का भाव अगर बढ़ाया है तो मुझे गर्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। साध्वी उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हमने सबने मिलकर न केवल गेहूं का दाम बढ़ाया बल्कि पीने का पानी से लगा करके खेती का रकबा भी, सिंचाई सुविधा देकर के बढ़ाया। कांग्रेसियों को तो माफी मांगना चाहिए, ना उनके राज में ना बिजली मिलती थी ना